हाँ, तो फोर्स जैसे कि आपने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है कि इट इज अ पुल और अ पुश बेसिकली, है ना। अब वो था हमारे छोटी क्लास में जब भी हम पढ़ते थे तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि फोर्स इज अ पुश और पुल। लेकिन अभी आप प्रॉपरली अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आपने फोर्सेस से डील करना, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें, जैसे हमने देखा था फोर्सेस बहुत कुछ कर सकता है, वो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच टेंड्स टू चेंज और एक्चुअली चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेस्ट और मोशन और कॉजेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। तो अब जो हम डेफिनेशन प्रॉपर देख रहे हैं, जिससे हमें मैकेनिक्स में, हमें कैलकुलेशन में जो देखना है, हमने मेनली बॉडी से डील करना है कि बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है। मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन और एक है एक्सेलरेटेड मोशन। तो जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, मतलब एक्चुअल में ये होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा वी ही 0 है, क्योंकि वी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वी कांस्टेंट यानी कि ए 0। तो हमने यही देखना है कि फोर्स हमारा क्या कर रहा है। एक बॉडी जो ऑलरेडी रेस्ट पे है, उसको एक वेलोसिटी दे रहा है, या उसको एक्सेलरेट कर रहा है, या कोई एक्सेलरेट पहले से बॉडी हो रही है उसको रेस्ट पे ला रहा है। ये सब हमने फोर्सेस, ये फंक्शन है फोर्स का। तो ये कर सकता है या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या दूसरी चीज जो कर सकता है उसकी शेप में चेंज कर सकता है। जैसे हमने देखा था कुछ डिफॉर्मेबल बॉडीज होती है, तो अगर जो बॉडी में डिफॉर्मेशन कर सकता है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है, वो एक फोर्स कर सकता है। तो एक तो मोशन में चेंज ला सकता है फोर्स, दूसरा उसकी शेप में चेंज ला सकता है। ये दो चीजें बेसिक फोर्स में। अब इसके भी हम डिटेल देखेंगे मोशन में कि कैसे क्या चेंजेस लाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ट्राइज टू मूव अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इन दोनों का मतलब देखते हैं। पहले तो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है, पढ़ी हुई है पहले 9th में थोड़ा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है आपने। तो स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस, याद आ रहा है कुछ, मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज लेते हैं वेक्टर में, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली मैं ये बता रही थी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें हम लोग डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। डायरेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल अगर हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है कोई। तो इसी तरीके से फोर्स की मैं जैसे बात कर रही थी, तो इट हैज अ डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि आपकी एक बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उसकी एक डायरेक्शन है कि वो इधर लगा रहा है, या इस बॉडी को इधर नीचे से पुश करना चाह रहा है, या इधर से इस तरफ लगा रहा है, या ऊपर से नीचे पुश करना चाह रहा है। तो इट हैज अ डायरेक्शन एंड वी हैव टू स्पेसिफाई दैट डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इट विल मूव द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ऐसा नहीं है बॉडी ऊपर चली जाएगी, बॉडी इसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर ये फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी को अपने एक्शन, ये इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स, बॉडी का मोशन भी उधर ही होगा। मोशन कोई और डायरेक्शन में नहीं हो सकता। जैसे ऐसा नहीं है कि ये अगर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और मोशन इधर हो जाए,
ये नहीं होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज मोशन। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट हमने देख लिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो कुछ यूनिट्स तो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है वो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी आता है जो इंजीनियर्स जो काम करते हैं वो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या है। तो जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो कि एब्सोल्यूट वर्ड है, एब्सोल्यूट मतलब जैसा है वैसा ही। अब आपको सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं ना, हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है बेसिकली, MKS, CGS एंड FPS जो यूज होते हैं। अब इनके मैं आपको फुल फॉर्म्स बताती हूँ क्या है। MKS सिस्टम है जिसमें ये M का मतलब है मीटर, K इज किलोग्राम एंड S इज सेकेंड। मतलब जो हमारा MKS सिस्टम है उसमें हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। दिस इज फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। तो MKS सिस्टम जब भी बोलेंगे आप लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड्स। CGS यूनिट जो है, जैसे C से सेंटीमीटर, G से बोलो क्या होगा, और S से इसमें भी सेकंड ही है, टाइम इसमें भी सेकंड है। FPS जो यूनिट है इसमें है फुट, मास होता है पाउंड्स में एंड S है सेकंड्स में। तो हमारे ये 3 बेसिकली यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, अब जब एब्सोल्यूट यूनिट्स की हम बात करते हैं उसमें हम लोग इनको एब्सोल्यूट जो वैल्यू है ऐसे का ऐसे ही ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फोर्स की यूनिट्स। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये पता है, न्यूटन सेकंड लॉ है ये। यस मैम। तो किसी भी बॉडी पे अगर मुझे फोर्स देखना है तो आपको मेरे को उस बॉडी का मास बताना पड़ेगा और उस बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से ये बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो है, अब अगर हमें एब्सोल्यूट यूनिट देखनी है फोर्स की तो हम इन तीनों सिस्टम्स में देखेंगे, MKS में भी, CGS में भी, FPS में भी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा वैल्यू ऑफ फोर्स, तो इस जो एब्सोल्यूट आपका यूनिट है इसमें आपकी मास और एक्सेलरेशन जो ये रिलेशन है, मास और एक्सेलरेशन पे ही आपका इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो डिफरेंट सिस्टम्स में जैसे मान लो आपका MKS सिस्टम है, तो MKS में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि MKS में फोर्स को न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं, न्यूटन इज द स्टैंडर्ड, और इसी MKS वाली यूनिट को SI यूनिट भी बोलते हैं, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। अब न्यूटन मैंने जो आपको बोला MKS में आपका न्यूटन होता है, तो आप न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे हम लोगों ने बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं MKS सिस्टम में ले लूं तो मास मेरा किस में होगा, ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा सॉरी, और एक्सेलरेशन जो होगी उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे तो मीटर और सेकंड ही है यूनिट्स, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी, जब मास को मैं केजी में लेती हूँ, एक्सेलरेशन को मैं मीटर पर सेकंड में लेती हूँ, तो मैं MKS सिस्टम में काम कर रही हूँ और वो मल्टीप्लाई करके जो फोर्स आता है दैट इज न्यूटन। तो मैं न्यूटन को कैसे डिफाइन करूंगी,
1 न्यूटन फोर्स को अगर मुझे बोले कोई डिफाइन करो कि 1 न्यूटन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, मैं बोलूंगी 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है। 1 न्यूटन कब आया मेरा, जब मैंने मास को 1 kg लिया और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया MKS में। दिस कम्स आउट टू बी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस बड़ी सी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक नाम दे दिया है न्यूटन। तो यानी कि मेरा 1 न्यूटन क्या हो गया, इट इज द फोर्स व्हेन, ये वो फोर्स है 1 न्यूटन जिसको अगर मैं 1 kg की बॉडी पे अप्लाई करूं तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। आई रिपीट, 1 न्यूटन इज द फोर्स जिसको अगर मैं 1 kg की बॉडी पे लगाऊं तो वो बॉडी एक्सेलरेट करने लगेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर है? Yes, 1 ma'am. न्यूटन फोर्स ये है। अब ऐसे ही हम लोग CGS में आ जाते हैं। CGS में जैसे बताया लेंथ सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। अगेन हम फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब मैं काम कर रही हूँ CGS यूनिट में, तो मैं मास को क्या लूंगी, 1 ग्राम ले लेती हूँ मुझे, और एक्सेलरेशन को अगर मैं 1, अब मैं लूंगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में, लेकिन टाइम इज अगेन इन सेकंड, तो मैं सेकंड स्क्वायर ही रहने दूंगी। ठीक है, तो ये आ गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे पिछले वाले में हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दे दिया था, जब हम CGS सिस्टम में काम करते हैं इस यूनिट को हम नाम दे देते हैं डाइन, DYNE। CGS सिस्टम में जैसे लेंथ सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, फोर्स डाइन्स में मेजर होता है। अगर मैं CGS में काम कर रही हूँ तो मैं फोर्स को न्यूटन में नहीं बोलूंगी, मैं डाइन्स में बोलूंगी। तो यहाँ से जैसे ही हमने 1 न्यूटन हमने डिफाइन करा, ऐसे ही हम 1 डाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओगे, जैसे मैंने बताया 1 न्यूटन इज द फोर्स जिसको मैं 1 kg की बॉडी पे लगाऊं तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ऐसे ही आप मुझे बता सकते हो डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल है, जैसे हमने 1 न्यूटन में हमने मास kg में लिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन ली, हमने बोला 1 न्यूटन वो फोर्स है जो अगर 1 kg की बॉडी पे लगेगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे मास को ग्राम में ले लिया, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लिया और इसको डाइन बोल दिया। अब मैं न्यूटन की तरह डाइन को अगर डिफाइन करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि इट इज द फोर्स जिसको अगर मैं 1 ग्राम बॉडी पे लगाऊं तो क्या होगा, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बोलो, सिंपल है ये तो। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, बोलिए। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। 1 डाइन समझ आया आप लोगों को? अब मुझे आप लोग FPS का बताएंगे। फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड, और इसमें जब हम फोर्स लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किस में लेंगे, 1 पाउंड Pound. इनटू एक्सेलरेशन 1 Foot फीट, हाँ, पर सेकंड per स्क्वायर। second square. तो ये जो 1 पाउंड pound feet फीट foot पर सेकंड स्क्वायर, per इसको हम second नाम दे देते हैं, जैसे औरों में दिया, इसमें पाउंडल नाम आ जाता है। तो फोर्स को FPS में पाउंडल में मेजर करते हैं। तो अब मुझे कौन बताएगा पाउंडल कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने 1 डाइन और 1 न्यूटन को डिफाइन करा कि इतने मास पे लगाऊंगी तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो पाउंडल को डिफाइन करिए आप लोग। सिंपल है, सब यहाँ पे लिखा हुआ मैम है। आपको तो 1 पाउंड लिया है और एक्सेलरेशन को मैम ये 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर लिया है। हाँ, तो इसको डिफाइन करिए। जैसे हमने बोला 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसको मैं 1 किलोग्राम पे लगाऊं तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से वो चलने लगेगा। ऐसे ही आप 1 पाउंडल को डिफाइन करो। बस आपने मास और इसकी वैल्यू बदल देनी है, लैंग्वेज वही रखनी है जो बोल रही हूँ मैं।
इसमें मैंने बोल दिया जब 1 ग्राम पे लगाऊंगी, ये वो फोर्स है जिसको 1 ग्राम पे लगाने पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से चलेगा वो। तो पाउंडल नहीं डिफाइन हो रहा है, तो सिंपल है। तो पाउंडल इज दैट फोर्स जिसको अगर 1 पाउंड बॉडी पे की मास वाले पे लगाऊं तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये डेफिनेशन है पाउंडल। तो ये सब इन एफपीएस सिस्टम पाउंडल है फोर्स, इन सीजीएस डायन और एमकेएस या एसआई में न्यूटन है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग आगे काम जैसे फील्ड में करेंगे उसमें इन्हीं का ज्यादा इंजीनियर्स यूज करते हैं प्रैक्टिकली। और ये डिपेंड करता है वेट ऑफ द बॉडी। इसको ग्रेविटेशनल वेट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं लेते हैं वैल्यू। जैसे हमने मास इनटू एक्सेलरेशन से लिया, उससे नहीं लेंगे, वेट में डिफाइन कर दिया। अच्छा, कैसे डिफाइन करा है? सीजीएस में जो है, जैसे मैंने बोला 3 सिस्टम है। ऊपर एब्सोल्यूट में सीजीएस में क्या था, याद है किसी को? सीजीएस में फोर्स की यूनिट एब्सोल्यूट में क्या थी? सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। अगर हम एब्सोल्यूट देखें, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स सीजीएस में है डायन, सेंटीमीटर, नहीं जो हमने अभी डिफाइन करी, फोर्स की यूनिट पूछी बच्चे, न्यूटन, और इसकी है पाउंडल। इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, अभी मैं पूछूंगी तो आप लोग बताएंगे। याद हो गया ये? एफपीएस पाउंड वाला जो है ये फोर्स की यूनिट्स है, ठीक है, फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट्स है। ये डिफरेंट सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डायन, एमकेएस या एसआई बोल दो, उसमें न्यूटन बोल है यूनिट, फोर्स न्यूटन में मेजर करा जाता है। एफपीएस में फोर्स को पाउंडल में मेजर करते हैं। याद हो गया ये? यस मैम। अब हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में सीजीएस में, क्योंकि यहाँ पे मास, क्योंकि ये हम वेट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं ग्राम वेट, या इसको ग्राम फोर्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एमकेएस में किलोग्राम वेट, वेट के मास के बेस पे, मास की यूनिट के बेस पे डिफाइन करते हैं, या किलोग्राम फोर्स, दोनों में से कुछ भी। एफपीएस में बोलो ऐसे क्या हो जाएगा? ग्राम, केजी, पाउंड वेट, पाउंड वेट, राइट। तो ये यूनिट है फोर्स की। आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स ये है, एब्सोल्यूट यूनिट्स ये है। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूले से लिया है। इनको हम अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल को कैसे। अब इतना क्लियर है आप लोगों को? ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स है फोर्स की और ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है। यस मैम। अच्छा, अब हम देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, कि अगर आपको मान लो एब्सोल्यूट यूनिट पता है तो उसके बाद आप एब्सोल्यूट से ग्रेविटेशनल में कैसे जा सकते हो? तो उसका तरीका ये है, आपको अब एब्सोल्यूट यूनिट से आपको ग्रेविटेशनल यूनिट में जाना है। तो आप कैसे जाओगे? यानी कि आप जैसे हमने ग्रेविटेशनल यूनिट्स देखा, ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, पाउंड वेट, तो वो कैसे डिफाइन है? एब्सोल्यूट यूनिट्स की फॉर्म में। जैसे इसमें है डायन और न्यूटन और जो है आपका पाउंडल, और इसमें है पाउंड वेट को हम लोग एलबी और एलबीएफ ऐसे डिनोट करते हैं, और आपका जो इसका नोटेशन है जीएमएफ ग्राम वेट, और केजी को केजीएफ, ऐसे हम लोग इनके शॉर्ट फॉर्म्स ले लिए। पाउंड फोर्स, ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स की ये शॉर्टकट्स हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो हमें अब ये देखना है कि एलबीएफ, केजीएफ एंड जीएफ जो भी है, ये तीनों को अगर मैं इनसे निकालना चाहूँ,
मैं ये देखना चाहूँ कि CGS में मेरा अगर डाइन यहाँ पे आता है और मुझे CGS में ग्राम वेट में जाना है तो क्या कन्वर्जन यूनिट है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, ये पता है ना। तो ऐसे ही अब हम इन दोनों यूनिट्स के बीच में देखना चाहते हैं कि अगर हमें एब्सोल्यूट यूनिट्स में पता है और हमें फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट्स में निकालना है, कहने का मतलब है कि अगर मुझे डायन पता है फोर्स, तो डायन से अगर मुझे ग्राम वेट निकालना है तो कितना होगा, न्यूटन से अगर मुझे केजीएफ में जाना है तो कितना होगा, पाउंडल से अगर मुझे एलबीएफ में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि ग्रेविटेशनल यूनिट अगर आपको निकालनी है तो आप एब्सोल्यूट यूनिट को जी से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी को याद है ये जी क्या है, स्मॉल जी? ग्रेविट 9.8 हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ग्रेविटी हम पे फोर्स लगाती है ना, तो वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सेम रहता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, हर किसी के लिए सेम है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट से अगर हमें एब्सोल्यूट यूनिट में जाना हो तो हम देख रहे थे कैसे जाएंगे अगर वैल्यू निकालनी हो। तो जैसे अभी आपने बताया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट यूनिट को मान लो आपको एब्सोल्यूट यूनिट में मान लो आपको कोई वैल्यू न्यूटन में दिया है, फोर्स आपको दिया है 4 न्यूटन फोर्स है, ये तो आपको एब्सोल्यूट यूनिट में पता चल गया। अब ये न्यूटन होता है एमकेएस में, और एमकेएस में ग्रेविटेशनल यूनिट है केजीएफ। आपको अगर बोला जाए कि 4 न्यूटन से केजीएफ में कन्वर्ट करो तो वो कन्वर्जन कैसे होगा? तो वो कन्वर्जन के लिए आपको 4 न्यूटन को मल्टीप्लाइड बाय जी करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इन केजीएफ। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि ये जी की वैल्यू हर बार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लेनी है, ये तभी 9.8 जैसे हम ऊपर जाने पे ऊपर नीचे हाँ जी मैम अर्थ के ऊपर नीचे जाने पे चेंज होती है कम। वो तो ठीक है, वो तो ये वैल्यू में फर्क आता है, वो ठीक है, वो हाइट का फर्क आता है, डेप्थ का फर्क आता है, वो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। पर ये वैल्यू आप ये देख रहे हो, ये 9.8 जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यानी कि ये कौन से सिस्टम में है? इन ये सीजीएस में है, एमकेएस में है या एफपीएस में है? एमकेएस में है, राइट। तो ये अगर मैं जिसको कन्वर्ट कर रही हूँ वो मेरा मान लो सीजीएस में है, तो मुझे पहले जी की वैल्यू सीजीएस में निकालनी पड़ेगी एंड देन मैं डालूंगी वहां पे। समझ रहे हो आप? तो जी की वैल्यू हमें सिर्फ एमकेएस में अभी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें एमकेएस में पता है। अब अगर मुझे सीजीएस में निकालनी है, कोई बता सकता है इसको सीजीएस में कैसे लाएंगे? मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मुझे इस वैल्यू को, तो कितना आएगा? 9.81 ले लो इसको टू बी प्रिसाइज। हाँ, कोई बताएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना, क्या करेंगे? मैम आई थिंक 100 से डिवाइड कर देंगे। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। मैम यूनिट चेंज कर देंगे। हाँ बोलो ना, वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ से आप यहाँ जब जा रहे हो क्या फर्क आ रहा है? सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर बदल रहा है ना? टाइम तो सेम है दोनों में, तो मतलब मीटर से सेंटीमीटर बदलना है आपने। एमकेएस से सीजीएस में अगर आपको जी को ले जाना है तो मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन नहीं आता? आवाज नहीं आ रही? 100 से डिवाइड मैम। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर नहीं।
981 आ जाएगा जी की वैल्यू, यस मैम। है ना। ये आ गई आपकी सीजीएस में। अब बात करते हैं एफपीएस में। एफपीएस में जी कितना होगा? अब एफपीएस में देखो फुट पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको मीटर से फुट में जाना है। मीटर से फुट का कन्वर्जन याद है किसी को? क्या होता है? 1 मीटर में कितना फुट फीट होता है? चलो मैं बता देती हूँ आपको। मैम फुट ना या फिट? हाँ फुट, प्लूरल फीट है उसका, फुट बोल दो आप। बोलो कितना है? 3.2808 आता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लो तो अच्छा है, वरना डायरेक्ट इसकी वैल्यू। तो अगर आपको 9.8 से आपको मीटर से फीट में जाना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई मुझे मल्टीप्लाई करके बताएगा कैलकुलेटर अगर है तो? 9.8 इंटू 3.2808 को करके क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? मैम 32.15184। 198 कुछ ऐसा आएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 32.2 ले लेते हैं। तो अब आपको तीनों सिस्टम में जी की वैल्यू पता लग गई, एमकेएस में भी, सीजीएस में भी, एफपीएस में भी। अब आपको मैंने क्या बताया? आपको कोई भी अगर ग्रेविटेशनल यूनिट चाहिए तो आप क्या करोगे? ग्रेविटेशनल यूनिट इज जी की वैल्यू इन दैट सिस्टम, ये ध्यान रखना है, हर जगह 9.8 नहीं ले लेना, इनटू एब्सोल्यूट यूनिट। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आपको फोर्स दिया है, आपको दिया है 5 पाउंडल, लेट्स से आपको 5 पाउंडल फोर्स दिया है और बोला है बताओ ये एफपीएस में है, और आपको बोला है एलबीएफ जो पाउंडल फोर्स यूनिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसमें वैल्यू बताओ। आपको पाउंडल बताया है, आपको एलबीएफ बताना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपने देखना है ये किस में, किस सिस्टम में है, ये वाला। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये किस सिस्टम में है, ये एफपीएस में है। यस मैम। एफपीएस में है, उसमें आप जी की वैल्यू देखो, एफपीएस ये रहा एफपीएस। एफपीएस में जी की वैल्यू है 32.2। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 32.2 इंटू एब्सोल्यूट यूनिट में क्या वैल्यू है? 5। अगर हम 32.2 इंटू 5 पाउंडल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जितना भी आएगा, दैट विल बी इन एलबीएफ, पाउंडल फोर्स, पाउंड फोर्स या वेट, पाउंड वेट जो भी है। ऐसे ही मान लो आपको 161 आएगा मैम। हाँ जो भी आ रहा है 161 अप्रोक्सीमेटली जो भी है, इतना। ये आपको समझ आया कन्वर्जन? मान लो आपको अब इसकी जगह आपको डायंस दिया है, आपको दिया है मान लो 4.5 डायंस, ये फोर्स है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? अब आपको बोला है डायन से आप बताओ ग्राम वेट में, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट में कन्वर्ट करो। आपको एब्सोल्यूट यूनिट दे दी और आपको बोला कि ग्रेविटेशनल यूनिट में वैल्यू बताओ, डायंस में दे दिया, जीएमएफ में बताओ, क्या करोगे बताओ? मैम 4.5 को इंटू कर देंगे 4.5 को किससे इंटू करेंगे? 981 से। हाँ 981 से। क्यों? क्योंकि डायंस जो है वो सीजीएस में यूनिट है। समझ आ रहा है सबको? डायन हमारी सीजीएस में यूनिट है, तो हमें जी की वैल्यू उस सिस्टम की लेनी है जिस सिस्टम में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, फिर हमें उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको समराइज अगर हम लोग करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट
is G times corresponding the absolute unit. G1 lbf is G poundal 32.2 poundals 981 times, क्योंकि यहाँ पे G की वैल्यू 981 होती है और आपका MKS में 9.8 होता है G का वैल्यू। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, अभी हम लोग, अब आपको कन्वर्जन पता चल गया। अब देखते हैं फोर्स के यूनिट तो देख लिया कि मेजर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है फोर्स को, कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स के। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, सेंस, तीसरा है सेंस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पढ़ा है आप लोगों ने ये थोड़ा? यस मैम, मैग्नीट्यूड और हम तो मैग्नीट्यूड जैसे मैंने आपको अभी बताया इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कितना है, 5 न्यूटन है, 2 डायंस है, क्या वैल्यू है। ये जो वैल्यू है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है फोर्स की, वो मैग्नीट्यूड है। अच्छा, दूसरी बात है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि आपको बोला जाए बताओ ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ये जो मैं फोर्स लगा रही हूँ, ये फोर्स एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन पे है। डायरेक्शन का मतलब हमेशा होता है वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल। अगर आपसे पूछ रहा है ये इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक डायरेक्शन से आप एक्स से ले लो, आप एक्स एक्सिस ले लो, और वहां से इसका एंगल अगर देखोगे, इसको हम एंगल को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आप थीटा निकालोगे। अगर मान लो थीटा आता है 10 डिग्रीज, तो आप बोलोगे ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस से 10 डिग्री पे लाई करता है, 10 डिग्री पे लग रहा है। तो डायरेक्शन बताने का तरीका है कि किसी भी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से इसका एंगल मेजर करके बताना। इससे हमें पता चलती है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। कोई दूसरा फोर्स है वो ऐसे लग रहा है तो इसकी एंगल अलग होगा, इसका अल्फा है मान लो, तो हम बोलेंगे ये फोर्स अल्फा वैल्यू पे, एक्स से अल्फा वैल्यू पे लग रहा है। ठीक है। तीसरी चीज जो आती है सेंस, कि हमारा सेंस क्या है। सेंस हम लोग ये एरो से डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल से आप बता सकते हो फोर्स क्या है। अब ये जो थीटा ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है, फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग सकता है और इस तो एरो है ना, ये एरो बताता है कि सेंस क्या है। इसको मैं किसी भी, मान लो एक जैसे टेबल है, उसको, हाँ जी कोई कुछ बोल रहे, जैसे ये टेबल है, इसको अगर आपने इधर से ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये चीज आप पुश कर रहे हो, ये ऊपर उठ जाएगी। अगर आप यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ये नीचे दब जाएगी। तो भले ही एक ही लाइन में है दोनों फोर्स, दोनों का एंगल थीटा ही बनेगा, लेकिन हमें डायरेक्शन प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए सेंस बताना पड़ता है, और वो सेंस हमारा ये एरो बताता है। एंगल के बाद भी मुझे सेंस की जरूरत पड़ेगी कि ठीक है भाई 30 डिग्री पे तो है। अब 30 डिग्री पे जो लाइन है उसमें तो फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, दो डायरेक्शन होती है एक लाइन में। तो ये जो एरो है ये स्पेसिफाई करता है सेंस क्या है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि आप देख रहे हो ये आता है अप्लाई वर्ड से, यानी कि ये बताता है कि फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है इस बॉडी का। ये यहाँ पे फोर्स लगा रही हूं मैं,
ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं वो बॉडी के मैं इधर लगा रही हूँ या इधर लगा रही हूँ, या कौन से पॉइंट पे, बॉडी के कौन से पॉइंट पे वो फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ लग रहा है या यहाँ लग रहा है, या इधर से पुश कर रही हूँ या नीचे से पुश कर रही हूँ, ऊपर से नीचे दबा रही हूँ या यहाँ से लेफ्ट की तरफ पुश कर रही हूँ। तो ये जो आपका यहाँ पे वो फोर्स आपका बॉडी को टच करेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। समझ आ गया? ये चारों चीजें, इसको हम लोग डायग्राम से शो कर सकते हैं ऐसे। आपका डायरेक्शन आपने मान लो कोई भी एक्स एक्सिस ले ली, उससे आपने बताया ये फोर्स जो है आपका थीटा एंगल पे है। अच्छा, थीटा एंगल पे है, तो उसके बाद हमें सेंस भी पता करनी है, तो हमने एरो बना दिया कि भाई ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स। अच्छा, फोर्स जहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट मान लो ये वाला है, तो हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लग रहा है। और मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंथ ऑफ एरो से डिनोट करते हैं। किसी भी फोर्स को अगर आप एरो से दिखाते हो तो उसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड दर्शाती है हमेशा। ठीक है, तो ये थे इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़ा सा आपका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स जो है, एक तो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे एरो से जैसे हमने देखा। तो ये तो हमने ऊपर देख लिया है कि एरो से आपने दिखाना है, और ये जो एरो का डायरेक्शन है ये आपका सेंस बताएगा किस डायरेक्शन में है। और जो लेंथ है ये बेसिकली जो ऊपर पढ़ा है हमने वेक्टर, और स्लोप जो है थीटा को की वैल्यू को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप से एक्चुअली हम लोग ना tan थीटा निकालते हैं, इस tan थीटा को ही स्लोप नाम दिया जाता है। तो इसी भी एक जो लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है, आपको बोला जाए इस लाइन का स्लोप निकालो, तो आप उस tan थीटा की वैल्यू निकालोगे एंड दैट विल बी द स्लोप। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जो मैंने आपको अभी बताया कि मान लो ये यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ पे फोर्स एक ये डायरेक्शन भी है ऊपर की तरफ, और एक यहाँ पे ही अप्लाई कर रही हूँ लेकिन नीचे की तरफ, ये एरो का डायरेक्शन देखो। दोनों केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है, पॉइंट ए, लेकिन मेरा फोर्स का डायरेक्शन आप लोग देख रहे हो अलग अलग है। दोनों केस में एंगल भी सेम है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, और ये लेंथ जो होती है, ये मैग्नीट्यूड, ये भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन क्या फर्क है? सेंस, सेंस में फर्क है। तो आपका इनिशियल पॉइंट और द फाइनल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन इस लाइन के या तो शुरुआत में होगा या फिर इस लाइन के देखो उस लाइन पे ही कहीं होगा, ऑब्वियसली बात। तो मैं अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ होगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ होगा। ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर इज बेसिकली एरो से जब रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो अगेन इंजीनियर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है बाउज नोटेशन। इसमें क्या है, सिंपल है, इसमें हम लोग सिंपल एरो से नहीं डिनोट करते हैं। एक फोर्स को एरो के पहले वेक्टर नोटेशन में हम सिर्फ एरो देते थे, एरो, और उसके बाद फिर उसका थीटा दे दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफाई कर दिया, ये सब। बाउज नोटेशन में हम लोग ऐसे ये जो एरो है इसके आसपास 2 लेटर्स लिखते हैं, और इन लेटर्स से हम उस फोर्स को डिनोट करते हैं, और इसको फिर ड्रॉ करके इसको जब लेबल करना होता है एक्चुअल में, तो हम लोग स्मॉल लेटर्स में इसको ऐसे लेबल करते हैं। ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल में लेबलिंग A to B स्मॉल लेटर्स में ऐसा नोटेशन लिया हुआ है। Force is represented by 2 letters which lie on either side of the line। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जिस लाइन को मैं ले रही हूँ, इस लाइन के इधर और इधर साइड में दोनों तरफ में जो लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस फोर्स को। जैसे हम अगर ये फोटो देखें तो
ये आर पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, ये एरो जो है ये वाला क्यू पॉइंट पे ये लग रहा है और पी पॉइंट पे ये लग रहा है। अब जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ट्रायंगल बनाए। तो हम अगर ये पी पॉइंट पे, जैसे अगर आपको देखना है फोर्स कितना है, तो आपने ये पी वाला एरो उठाया, ये वाला, ये जो है ये उठाया, रखा, और लेबल कैसे करेंगे, जो दो लेटर उसके ऊपर नीचे, ए एंड बी, तो ए एंड बी। उसके बाद डायरेक्शन नहीं बदलनी है, देखो ये ऐसे था और ऐसे का ऐसे ही उठा के रख दिया हमने, ऐसे नहीं इसको इसकी डायरेक्शन बदल दोगे, नहीं। अब दूसरा देखते हैं क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे देखो ऐसे डायरेक्शन है, इसको एग्जैक्टली उठा के यहाँ से हमने ऐसे का ऐसे इधर रख दिया। और इसको लेबल कैसे करेंगे, इसके इधर उधर कौन से पॉइंट है, इधर बी है लाइन के, उधर सी है, तो बी सी। आर पॉइंट पे जो लग रहा है वो ऐसी डायरेक्शन में, तो हमने एरो इधर बनाया और इसकी लेबलिंग इधर सी पॉइंट है और लाइन पे इधर जो है वो ए है, और तो कोई लेटर है नहीं, तो ए सी। ये लेबलिंग समझ आ गया। ये बाउज नोटेशन है, वेक्टर नोटेशन सिंपल एरो से, ठीक है। फाइनल में जो आता है हमारा कि फोर्स बॉडी में क्या क्या कर सकता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इट में ब्रिंग बॉडी इन मोशन, या मोशन में ऑलरेडी बॉडी है उसको रेस्ट पे ला सकता है। जैसे मान लो ग्रेविटी है, तो एक जो स्टोन है वो ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है, लेकिन मैंने क्या करा, ये पहले तो फॉल हो रहा था, ये मोशन में था, ये नीचे आ रहा था जी एक्सेलरेशन से। मैंने क्या करा, मैंने इधर हाथ लगा दिया, ये आ रहा था, मैंने इसको रोक दिया, अब ये मेरे हाथ में रेस्ट में लाई कर रहा है। तो मैंने क्या करा, इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी mg, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा दिया -mg, और ये स्टॉप हो गई। तो मेरे हाथ का जो फोर्स लगा उसने मोशन में बॉडी को रेस्ट पे ले आया, और कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है तो उसको मैं पुश करके उसको मोशन पे भी ला सकती हूँ। तो ये तो है मोशन और रेस्ट पे लेकर आने का। और मोशन और रेस्ट पे हम लोग कब ला सकते हैं, जब हमारे फोर्सेस सारे बैलेंस्ड हो, जैसे हमने लास्ट में भी देखा था। तो ये तो हो गया मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन। तीसरा जो मैंने आपको चेंज बताया था कि उसकी शेप में चेंज आ सकता है, इट कैन डिफॉर्म द बॉडी, तो इट में ब्रिंग ऑल अदर फोर्सेस व्हिच आर ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन बैलेंस। सारे फोर्सेस जो ऑलरेडी एक्ट कर रहे थे उनकी वजह से अगर बॉडी पहले मूव कर रही थी, मैंने एक ऐसा फोर्स लगा दिया जिसने उन सब के इफेक्ट को बैलेंस कर दिया और बॉडी को रेस्ट पे ले आया। और थर्ड जो हमने अभी आपको बताया कि शेप में या तो वो ट्विस्ट हो सकती है, या बेंड हो सकती है, या मोड़ सकती हूँ, ट्विस्ट कर सकती हूँ, या स्ट्रेच कर सकती हूँ जैसे रबर है, इलास्टिक है, कंप्रेस कर सकती हूँ जैसे बलून है, या डिस्टॉर्ट कर सकती हूँ, उसकी शेप को बदल सकती हूँ। तो ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है ऑन अ बॉडी, ठीक है। अभी हमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, अभी टाइम हो गया।